वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाइना क्लासेस। बच्चों, आज हमने पार्ट 1 में स्वर संधि पढ़ी थी और आज हम दूसरी संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? संस्कृत में व्यंजन संधि कहते हैं यदा, यानी जब व्यंजनात् परे, यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम स्वर व आयति, यानी जब व्यंजन से परे कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन आता है, स व्यंजन संधि कथ्यते, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जब व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन या कोई भी स्वर आ जाए तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कई प्रकार है। फर्स्ट है हमारा मोह अनुस्वार। मोह अनुस्वार एक संधि का प्रकार है। यदि पद के अंत में म हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, और यदि आगे स्वर आए तो मैं स्वर के साथ मिल जाता है, उसका अनुस्वार नहीं होता है। जैसे हमारा इसका उदाहरण है सत्यम प्लस वध। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? ये सत्यम वध। ये देखिए, सत्यम में मैं जो पद के अंत में था और उसके बाद जस्ट क्या था हमारा, कोई व्यंजन परे था, यानी वह था, तो मैं कहाँ चला जाएगा? अनुस्वार में चला जाएगा और ये बनेगा सत्यम वध। उसी प्रकार जैसे दिवम, दिवम गतः, तो दिवम गतः में म पद के अंत में और गतः में ग क्या है? व्यंजन है, तो इसका भी क्या बनेगा? दिवंगत। ये ग व के ऊपर एक अनुस्वार है जो कि म किस में चेंज हो गया? अनुस्वार में चेंज हो गया। फिर है उसके बाद म प्लस आचार है, सॉरी सम प्लस आचार है। अब सम में मैं है पद के अंत में और आगे आपके आ रहा है स्वर। आगे क्या आ रहा है? स्वर, यानी सम प्लस आचार। तो जो मैं है उसमें क्या हो जाएगा? स्वर मिल जाएगा, तो ये शब्द बनेगा आपका समाचार। अब इस वर्ण में देखिए हमने कोई अनुस्वार नहीं लगाया है। उसी प्रकार जैसे किम, किम प्लस चित, किम प्लस चित में क्या होगा? जो ये मैं है वो किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, तो ये रूप बनेगा हमारा किंचित, और ये बिंदी अनुस्वार में चेंज हो गई मैं। इसे हम एक अलग तरीके से भी लिखते हैं कि जब मैं हो पद के अंत में और उसके सामने च वर्ग का कोई वर्ण हो, तो जो मैं है वो उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिखेंगे। इसमें फिर हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे। जैसे इस वर्ड में था दिवम प्लस गतः है। अब गतः है क वर्ण का, तो ये इस प्रकार से बदलते हैं। उसके बाद जैसे अयम प्लस अपि, तो यह भी म के अंत में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो इसको किस प्रकार लिखोगे? किमपि, यानी मैं पूरा हो गया, मैं में ए मिल गया और वर्ड बन गया आपका किमपि। उस प्रकार अब अगली संधि हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी शचुत्व संधि। कौन सी संधि है? नेक्स्ट व्यंजन संधि का प्रकार है शचुत्व संधि। इस शचुत्व संधि का एक सूत्र होता है कि इस्तो इश्चुना इश्चु, इस्तो इश्चुना इश्चु। मतलब क्या हुआ इसका कि इस्तो शचुत्व संधि में जो श और च वर्ग की बात हो रही है। अब कैसे होगा कि पद के शुरुआत में, यानी स, तो में जो स है वो स, और तो का मतलब हो गया त वर्ग। तो का मतलब क्या हो गया? त वर्ग। और त वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध और न। ये 5 वर्ण होते हैं स और त वर्ग में। तो इस तो यानी स तथा त वर्ग, और शचु, शुचु का मतलब हो गया आपका श और च वर्ग। श मतलब श और च वर्ग में आ गया आपका च, छ, ज, झ और ये 5 वर्ण हो गए। अब ये क्या कहना चाहता है कि स तथा त वर्ग के साथ में श और च वर्ग में से कोई भी वर्ण हो तो हम स और श के स्थान पे, स के स्थान पे तो श कर देंगे। भाई ये है, इसके सामने इनमें से कोई सा भी वर्ण है, त के सामने च,
थ के सामने छ, ये इस प्रकार से इनके सामने कोई वर्ण है तो हम इसको बदल कर इसी रूप में लिखेंगे, यानी स का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। जैसे अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। आपका उदाहरण आपके सामने है, रामस प्लस शेते। अब ये देखिए, रामस में स आ गया, पद के अंत में क्या है, स, और पद के बाद में क्या है, श। तो हम जो ये वाला स है इसको भी किस में बदलेंगे, श में। तो ये शब्द बनेगा आपका रामश शेते, यानी जो ये स था, स के स्थान पे क्या हो गया, यहाँ पर स के स्थान पे हो जाएगा श। तो ये रूप बन जाएगा आपका रामश शेते। अब उसी तरह से सत प्लस जन है, सत प्लस जन है, तो तय तय वर्ग हो गया और बाद में क्या है, ज है। तो हम तय को किस में चेंज करेंगे, च में। तो ये बनेगा आपका सज जन, ये रूप बन गया आपका सज्जन। फिर उसी प्रकार से सत प्लस चित, सत प्लस चित, तो ये बनेगा आपका सच्चित। अब इसमें जो तय है, तय की जगह क्या आने वाला है, च। इधर तय की जगह क्या आ गया, ज। यहाँ वैसे आना तो चाहिए था च, लेकिन सज्जन नहीं होकर ये क्या बनेगा, सज्जन, क्योंकि ज जो है वो आपके च वर्ग का है। तो यहाँ पे वर्ण भी क्या आएगा, ज वर्ग का आएगा, तो सज्जन शब्द बनेगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट उदाहरण, उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल। अब ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, और बाद में आपके है च वर्ग का तीसरा वर्ण। तो शब्द जब बनेगा तो ये बनेगा आपका उज्ज्वल। इस प्रकार नेक्स्ट है हमारी शत्रुत्व संधि। ये व्यंजन संधि का तीसरा प्रकार है इष्टुत्व संधि। इस इष्टुत्व संधि का ये अपना सूत्र है, इष्टुना इष्टु। इष्टुना इष्टु में क्या होता है, स और त वर्ग के परे, स और त वर्ग यानी स और त थ द ध न, इनके परे श ट ठ ड न, श और ट वर्ग है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, श और ट वर्ग में ही परिवर्तित कर देते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, रामस प्लस षष्ठ है, रामस प्लस षष्ठ है, तो स है और उसके बाद में भी क्या है, श। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम रा म श षष्ठ है, यानी जो षष्ठ है वो तो ऐसा कैसा रहेगा, और इस स के स्थान पे क्या आ जाएगा, श षटकोण आ जाएगा, वो भी हलंत वाला। फिर उसी प्रकार रामस प्लस टीकते, टीकते में क्या हो गया, ट वर्ग आ गया, और आगे क्या है, स। तो हम इसका वर्ण स के स्थान पे क्या करेंगे, रामश टीकते, रामश टीकते, यानी स के स्थान पे श हो गया, और वो भी कौन सा वाला, श षटकोण हलंत वाला। फिर उसी प्रकार तत्, तत् प्लस टीका। अब तत् प्लस टीका में त वर्ग है, यानी त है, तो ये शब्द बनेगा आपका तट टीका। जो त था उस ट के स्थान पे क्या कर दिया अपन ने, ट कर दिया, तो तट टीका। फिर उसी प्रकार जैसे कृष, कृष प्लस न, कृष प्लस न, तो कृष में श तो ऐसा कैसा रहेगा, और न को किस में बदल देंगे अपन, न में, न किस में बदल जाएगा, अण में, कृष्ण है शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार कृष प्लस ट त, तो शब्द क्या बनेगा, कृष्ट है, कृष्ट है, श तो आधा है और त के स्थान पे क्या आ गया। नेक्स्ट है हमारी जशत्व संधि। अब जशत्व संधि का जो ये सूत्र है वो है हमारा झलाम जशो अंत्य। झलाम जशो अंत्य का मतलब हुआ झल, झलाम मतलब झल, और जशो अंत्य यानी जश, अंत्य यानी अंत में। पद के अंत में अगर झल वर्ण है, पद के अंत में क्या है, झल वर्ण, झल वर्ण भी बोल सकते हैं हम इसे, और झल प्रत्याहार भी बोल सकते हैं। तो झल वर्ण होने पर, अब झल वर्ण कौन से होते हैं, वर्गों के पहले दूसरे और चौथे वर्ण, यानी हर वर्ग का, यानी वर्ग कौन से अपने व्यंजन के अंदर, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों के पहला दूसरा या चौथा वर्ण और श श है हो, तो उसके बाद में य व र है या भी कोई भी स्वर आ जाए, तो उस झल वर्ण के स्थान पर हम उसी वर्ग का
तीसरा वर्ण करते हैं या तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण हमारा दिक् प्लस अंबर। अब ये क वर्ग आ गया, यानी पहला वर्ण है, यानी ये झल वर्ण है, और इसके बाद में क्या आ गया, स्वर आ गया। तो हम क वर्ग का कौन सा वर्ण कर देंगे, तीसरा वर्ण। क वर्ग का तीसरा हो गया ग, और ग में अ मिला तो पूरा ग हो गया, और शब्द बन गया आपका दिगंबर। शब्द क्या बन गया, दिगंबर है। फिर नेक्स्ट है हमारे सत प्लस आचार। सत प्लस आचार। अब तय में तय कौन सा वर्ण है, पहला, यानी ये भी जल वर्ण है, और उसके बाद में क्या आ गया, स्वर आ गया। तो सत प्लस आचार, तय का तीसरा वर्ण हो गया सद। तय का तीसरा वर्ण हो गया सद, और द में आ की मात्रा जुड़ गई तो क्या हो गया, द, सदाचार। फिर उसी प्रकार और अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, तो शब्द क्या बनेगा आपका, अजंत। च का तीसरा वर्ण यानी ज, तो शब्द बन गया आपका अजंत। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, तो शब्द क्या बनेगा, तय का तीसरा वर्ण द, तो जगद है ना, और जगद में ई की मात्रा जुड़ गई तो जगदीश, जगदीश शब्द बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे ये वर्ण बनेंगे। उसी प्रकार जैसे दिक् प्लस जाल, दिक् प्लस जाल, तो ये बनेगा आपका दिग जाल, दिग जाल। अब यहाँ पे देखो क आधा है तो ग भी आधा होगा, और आगे वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसमें मात्रा नहीं जुड़ी। उसी प्रकार वाक प्लस जाल, तो ये भी हो जाएगा वाग जाल, वाग जाल। ये दिग जाल, वाग जाल। यत प्लस राघव, तो ये हो जाएगा यदा राघव। उसी प्रकार वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। अब ये क हलंत है तो यहाँ पे वाग हो जाएगा, क का तीसरा वर्ण वाग। अब ग भी हलंत का होता, लेकिन इसमें क्या, स्वर वर्ण जुड़ने पर ये शब्द बन जाएगा आपका वागीश है। क्या बनेगा, नेक्स्ट है हमारी विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं, यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति तदा स विसर्ग संधि कथ्यते। यानी जब विसर्ग के स्थान पर, यानी जहाँ पर भी कहीं विसर्ग लगा हुआ है और उसके स्थान पर किमपि परिवर्तन, यानी कोई भी परिवर्तन भवति यानी होता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। हिंदी में उसे कहेंगे हम कि विसर्ग का जो चिन्ह है, इसका स्वर वर्ण या किसी भी व्यंजन वर्ण के से मेल होने पर जो भी परिवर्तन आएगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। पहली है हमारी सत्व संधि। अब सत्व संधि में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, स आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। अब कैसे होता है, इसका उदाहरण देखिए आप। विष्णु विसर्ग धन त्राता। अब क्या होना है कि अगर च और छ होगा, च वर्ण या छ वर्ण होगा, तो हम उसके स्थान पे क्या करेंगे, श करेंगे। अगर च या छ होगा तो हम क्या करेंगे, श करेंगे। अगर त और थ होगा तो हम उसके स्थान पे करेंगे स। और अगर किसी भी तरह से ट या ध होगा, ट या ड होगा, तो उसके स्थान पे हम करेंगे ट। अब इसके उदाहरण देखिए आप। जैसे मैंने अभी आपको बताया विष्णु विसर्ग धन त्राता। अब विष्णु में क्या है कि जो न के जस्ट बाद में विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में त्र है। त्र मतलब त वर्ग, त है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, स में। ये विष्णु आधा स और त्राता, ये शब्द बनेगा इसका, विष्णुस त्राता। अब उसी तरह से धनु धन टंकार, तो धनु और उसके बाद विसर्ग और उसके बाद ट वर्ग आ गया। अब ट वर्ग हो गया तो क्या करेंगे अपन, श षटकोण का कर देंगे, धनुष टंकार। स के स्थान पे क्या करना है, श करना है। फिर उसी तरह से निह, निह प्लस
छल। अब मैंने बोला च या छ होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसको श कर देंगे, तो शब्द बनेगा आपका निश्चल। नेक्स्ट है हमारी रुत्व संधि। अब इसका एक सूत्र होता है स सजुषो रु, स सजुषो रु, और इसका सूत्र था विसर्जनीय से स, विसर्जनीय से, विसर्जनीय सह, यानी विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होता है, स आदेश हो जाता है। ऋतु संधि में स सजुषो रु, यानी स के स्थान पर, स के स्थान पर रु आदेश, रु मीन्स र, रु मीन्स क्या है, र आदेश हो जाता है। क्योंकि होता तो रू ही है, लेकिन रू में से ऊ की इत संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है, तो फिर बचता क्या है हमारे पास, र, यानी स के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, र। उसी तरह से इसके उदाहरण देखिए, कविर प्लस अयम, शब्द बनेगा आपका कविरयम, क्योंकि जो अ था वो र में मिल गया, क्योंकि र आधा था, तो शब्द बन गया आपका कवीरियम। अब कवि ही, कवि है प्लस गच्छति, कवि है प्लस गच्छति, तो ये विसर्ग से पहले स बनेगा और स को क्या हो जाएगा, रू, तो शब्द बन जाएगा आपका कविर गच्छति, कविर गच्छति। ये इस तरह से शब्द बन गया। फिर है हमारी उत्तु संधि। उत्तु संधि का सूत्र होता है अतो रोर, अतो रोर प्लुताद प्लूते, प्लुताद प्लूते। अब इसका मतलब हुआ कि जब विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले कोई रस्व हो, यानी अ हो, रस्व तो क्या होता है, एक ही अ होता है, तो रस्व हो और विसर्ग के बाद में अगर, बाद में भी अगर रस्व अ है, तो हम उसके स्थान पे क्या करेंगे, अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे, अवग्रह का। जैसे हम इसके उदाहरण लिखेंगे, अतोरोर प्लुतात प्लुदे में क्या करना है कि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अगर कोई क्या हो, रस्व वर्ण हो, विसर्ग के बाद कोई रस्व वर्ण हो, तो क्या करना है आपको, हो तो हम विसर्ग के बाद आने वाले, आने वाले अ को अवग्रह, अवग्रह में बदलेंगे। क्या करना है अपन को, अवग्रह में बदलना है। अब कैसे, उदाहरण इसका देखिए, जैसे मैंने बोला आपको बालक है, बालक है प्लस अयम। अब ये बालक शब्द में क्या है, विसर्ग है, और अब हम इसको बदलेंगे, तो पहले तो ये क्या हो जाएगा, बालको, और जो ये अ है वो किस में बदल जाएगा, अवग्रह में। शब्द बनेगा आपका बालको अयम। अब अगर इसके बाद में अगर कोई स्वर वर्ण नहीं है, जैसे इसके विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद रस्व वर्ण, रस्व स्वर वर्ण नहीं है, वर्ण न हो, और क्या हो, व्यंजन हो, अगर रस्व वर्ण ना हो और व्यंजन हो, तो विसर्ग को हम क्या आदेश कर देंगे, विसर्ग को ओ आदेश करेंगे, विसर्ग को क्या करेंगे, ओ आदेश करेंगे। जैसे अभी हमने एक शब्द लिखा था बालक है प्लस अयम, नहीं, बालक है प्लस गच्छति, तो अब ये ग जो है वो क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो इसका शब्द बनेगा आपका बालकौ गच्छति। क्या बनेगा, बालको गच्छति, यानी ये विसर्ग किस में चेंज हो गया, ओ में चेंज हो गया। तो ये इस तरह से हमारी ये संधि पूरी होती है। संधि का पूरा टॉपिक हो चुका है हमारा।
अब आप इसकी एक्सरसाइज़ करेंगे, आप इसकी जो अभ्यास कार्य वो करेंगे, और अगर कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ही है, और वीडियो को आगे हमारे पार्ट 2 को कंप्लीट देख लीजिए। धन्यवाद।